हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आजकल मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ, पर्सनली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए एंड कमेंट्स में भी काफ़ी लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं मेरी जितनी भी वीडियोस आजकल की हैं। सो थैंक यू सो मच यार कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल करके शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज मुझे पता चल पाता है कि ओके ठीक है, जो भी चीज़ें मैं शेयर कर पा रहा हूँ या जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, एंड आपके लिए वो हेल्प हो रही है कि नहीं, कैसे आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं। बिकॉज सबको पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, मोर और लेस उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे उसको फिगर आउट करना है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोनों एग्जाम में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में क्लियर कट आना चाहिए। अगर आप दोनों एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर रखे हैं आपने, दोनों एग्जाम आप देने वाले हो, भले ही आपका एक टारगेट कोई पर्टिकुलर एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो आरओआर हो। कमिंग टू द पॉइंट, इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूपीपीएससी के जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट है लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। इन्वायरमेंट और पॉलिटी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत ही फिक्स होते हैं, पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हीं से आएगा। इस बात को आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि चाहे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो चाहे आरओआर का प्रीलिम्स हो, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। यूपीपीसीएस की अगर बात की जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, वेरी करता है, 12 से 16 क्वेश्चन तक, 17 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात करते हो आरओआर की तो उसमें एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक रहता है। जनरली क्वेश्चन 8 से 10 के आसपास आते हैं, कभी 7 आ गए, कभी 8 आ गए, कभी 9 आ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि आप एनवायरनमेंट पढ़कर ना जाएं जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि इसके 12-13 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वाइल अगर आप बात करते हो रीजनिंग की, आप अगर बात करते हो इकोनॉमी की, तो उसके 13-14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाते हैं। तो इसलिए आपको आरओआर के लिए भी इन्वायरमेंट को ढंग से पढ़ना है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपसे 14-15 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यूपीपीसीएस के लिए तो जब 16 क्वेश्चन के आसपास, 15 क्वेश्चन के आसपास एक उनका हर साल का पैटर्न रहा है, तो वो तो फिर उसके लिए तो आपको एकदम रटना ही पड़ेगा। अब इसमें मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ कि इन्वायरमेंट में कैसे चीज़ों को टारगेट करते हैं, कैसे आपके पास अगर कम समय है और आपको इन्वायरमेंट को निपटाना है, तैयार करना है, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ये अगर आपको आइडिया है तो फिर आप आराम से सोर्स पिक कर लोगे और उसके हिसाब से आप टाइम मैनेज कर ले जाओगे। क्या पूछा जाता है इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछता है, कोई ना कोई एक चीज़ जरूर आएगी। जैसे वेटलैंड कुछ ना कुछ ऐड होती रहती है तो वेटलैंड्स के चांसेस होते हैं कि उससे पूछ लेगा। रामसर साइट्स अगर ऐड होती रहती है तो उनको आपको करंट वाला जरूर देखना है, वो पूछ सकता है। और जो पहला और आखिरी है उसको तो देखना ही देखना है। पहला वाला भी जो है ना, वो कब बना था, कब उसको नोटिफाई किया गया था, वो आपको देखना है, क्योंकि वो मैटर करता है कि आपको पहले का पता है कि नहीं। जैसे पहला अगर टाइगर रिजर्व है, पहला अगर कोई नेशनल पार्क है, या हाल में जो भी बना है वो कौन से नंबर का है, तो ये आपको देखना है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर सबसे ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए। जस्ट इनकेस अगर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी एक स्टेट में एक है और एक के बाद दूसरा आ रहा है बहुत सालों बाद, तो वो भी इंपॉर्टेंट ही होता है। मतलब इस तरह का कोई अगर स्पेसिफिक फीचर है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये 4 फैक्टर आप यूपी के केस में भी जरूर देखेंगे। यानी कि यूपी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यूपी की जो बर्ड सेंचुरीज है, यूपी का जो नेशनल पार्क है और यूपी के जो टाइगर रिजर्व है, ये आपको डेफिनेटली देखने हैं। तो ये जितने मैंने आपको बताए हुए हैं ना, इनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं इसके बाहर से चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आती है। एक चीज और होती है मैप वाली, कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व वाला है ना, उसमें कौन कौन से किसको इंक्लूड किया गया, किसको नहीं किया है। तो वो जितने किए गए हैं, एक तो उनका नंबर कितना है और कौन कौन से किए गए हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो 4 ऑप्शन देगा, 3 सही होंगे, एक गलत होगा, गलत वाला पहचानना होगा। तो अगर आपको याद नहीं है कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट के केस में, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है क्या, इसको आपको इन डेप्थ में समझना है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट अगर है तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का एनवायरनमेंट होता है। आपने देखा होगा एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, यानी कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है तो एंथ्रोपोजेनिक है वो, या उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, कौन से टाइप का एनवायरनमेंट है, तो ये पूछा जाता है आपसे। तो आपको जो फिजिकल फैक्टर्स हैं या जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन बायोटिक फैक्टर्स हैं, ए बायोटिक फैक्टर जिनको आप बोलते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो एसडीजी वाला है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ रही है तो वो क्या है, कौन निकाल रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल, ये पूछता है। यूपीपीसीएस 2023 में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही आ गए थे। इसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है। इकोसिस्टम में टाइप्स, एक तो इकोसिस्टम होता क्या है और इकोसिस्टम के टाइप कितने हैं, कितने टाइप का होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है जिसको आप लैंड वाला बोलते हो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसी में जब आप ये इकोसिस्टम पढ़ोगे तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे नीश वगैरह मिलेगा, और भी आपको कुछ कुछ स्पीशीज वगैरह होंगी उनके बारे में आपको मिलेगा कि इसमें ये होता है, जैसे इकोटोन स्पीशीज आप पढ़ते हो। तो ये छोटी छोटी जो चीजें ना ये आपको देख लेना है, क्योंकि अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है, जैसे सीयर का मतलब आपको नहीं पता है कि किसको बोलते हैं,
4 स्टेटमेंट आएंगी एक एक लाइन की, आप उसमें फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको वो जो छोटे छोटे टर्म है ना, वो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उनके मतलब आपको डेफिनेटली समझ में आने चाहिए, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी के साथ में आप फूड चेन जरूर पढ़ोगे। जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो आप फूड चेन भी आपको मिलेगा। फूड चेन का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये जो लेवल होते हैं ये आपको समझना है। कोई अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मान लो मैं आपसे बात करूं मसाई मारा केन्या की। मसाई मारा केन्या क्या है, थोड़ा सा सर्च करना, आप मिलेगा आपको। तो मसाई मारा केन्या है, तो उसमें किस तरीके के कौन कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, नहीं है, कौन कंजप्शन कौन कर रहा है, कौन किसका कर रहा है, तो आपको वहीं से फूड चेन समझ में आ जाएगी। अगर सिर्फ आपने मसाई मारा केन्या को समझ लिया कि कौन किसको मारता है, कौन किसको खाता है। इससे होता है ना पहले कि लाइक फ्रॉग है, फ्रॉग को सांप ने खाया, सांप को फिर किसी और ने खाया, नेवले ने खाया, फिर नेवले को किसी और ने खाया, बकरे को शेर ने खाया, इस टाइप की चीज़ें। तो वो फूड चेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक नया चैप्टर आता है कॉन्सेप्ट, वो बहुत, ये सारी चीज़ें घटना चक्र में दी है और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बस इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ इन पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसलिए आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा। जो रटने वाली चीज़ें हैं वो रटनी पड़ेंगी आपको। जैसे बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो बायोडाइवर्सिटी आपको समझना है। अब इसी में आप एनिमल बायोडाइवर्सिटी समझोगे, इसी में आप प्लांट बायोडाइवर्सिटी समझोगे, तो इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी है। जैसे कोई अगर कोई बहुत एक्सक्लूसिव अगर कोई प्लांट स्पीशीज है, अभी हाल में मिली है, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। जो पुरानी मेन चल रही है बस उनके नाम याद रखिए। इसी तरीके से कुछ अगर एनिमल की स्पीशीज कहीं पर मिल गई है तो वो आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है, तो उसको आपको देखना है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है, या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो भी चीज़ें की गई हैं, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। जो एक्शंस लिए गए ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसको बचाने के लिए क्या करें, इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी आप समझेंगे। इसी की तरह एक और चैप्टर फिर आपका आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे ही आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ते हो, इसी के साथ में आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हो, बिकॉज इसी की वजह से चीज़ें एग्रीवेट होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने समझा, उसी के साथ में आप क्लाइमेट चेंज को भी देखते हो। क्लाइमेट चेंज क्या है? मौसम की बात नहीं हो रही है, मौसम को बदलने की बात नहीं हो रही, क्लाइमेट ही बदल गया किसी जगह का। तो क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट चेंज कैसे होता है और किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये आपको पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये आपने समझ लिया। इसके आसपास फिर आपको बहुत सारी कन्वेंशंस मिलेंगी। बेसिकली इसको बचाने के लिए फिर जो स्टेप्स लिए जाते हैं ना, उसी में फिर वही सब आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, कन्वेंशंस हो जाती हैं। आप उनके नाम आपको फिर रटे होने चाहिए। मतलब वो जो प्रोटोकॉल वगैरह है ना, वो फिर आपको पर्टिकुलरली ईयर जो होता है, या किस में क्या हुआ, किस में क्या बात की गई, किस में क्या स्टेप लिया, ये आपको फिर देखना होता है उसमें। इसके बाद आप इसी से एक जोड़ा आप कह सकते हो, या इसी से इंटररिलेटेड टॉपिक है, वो आ जाता है आपका ओजोन लेयर वाला। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या है, कहाँ मिलती है, क्या होता है, कैसे उसको लॉस होता है। तो यानी कि उसका जो डिप्लीशन होता है, जो डिप्लीट करती है ओजोन लेयर, वो कैसे डिप्लीट करती है, इसको आपको समझना है। अब यही मेन चीज़ें हैं। इतना अगर आपने समझ लिया, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर वाला हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्हीं से मिला करके फिर आपसे कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल वगैरह जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। फिर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट आता है ऑल्टरनेटिव एनर्जी का। आपने देखा होगा हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर। तो कौन से सोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कौन से सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक चैप्टर ऑल्टरनेटिव एनर्जी में आप बहुत सारी चीजें देखोगे। जो आज की तारीख में आप सोलर एनर्जी देख रहे हो ना, जगह जगह सोलर पैनल देख रहे हो, इतनी सारी चीजें देख रहे हो, ये आपकी उसी के अंदर आती हैं। एनर्जी वाले चैप्टर में ही पूरा आती है। तो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे एनर्जी जनरेट हो रही है, कैसे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या रोल है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा ऑल्टरनेटिव एनर्जी से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा। तो इसमें आपको जो मेन छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पॉल्यूशन का चैप्टर। अब पॉल्यूशन में भी यही चीज़ है। पॉल्यूशन होता कैसे है, बहुत बेसिक है, सब हर कोई जानता है, 5वीं का बच्चा भी बता देगा। पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, और पॉल्यूशन को वो जो पर्टिकुलर टाइप है, जैसे सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, या और कोई अगर पॉल्यूशन है, तो उसको वो जो पॉल्यूशन है उसके पीछे का रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, वो जो फैक्टर्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गैसेस कॉज कर रही हैं वो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करने में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा इंडेप्थ पता होने चाहिए। बिकॉज वो सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो सॉइल पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो एयर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो साथ में आपको बीमारियां भी दे रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो उसके वो ये जो इतनी हैजार्डस वेस्ट आपके सोसाइटी में घूम रहा है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मिट्टी में बहुत सारे अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो मिट्टी के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वहाँ पर वेजिटेबल्स होंगी, देन उसी खाने को आप खाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको भी वो पेस्टिसाइड्स वगैरह और जो तमाम तरीके के जो ऑलरेडी उसमें जो हैजार्डस वेस्ट आ रहा है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। इसी तरीके से अगर आपका पानी गंदा होगा तो फिर उसमें चीज़ें आएंगी। आपने देखा होगा प्यूरिफाइड पानी पीने की बात होती है, आरओ के पानी, आरओ के मतलब आरओ इतना टिप्पर है कि आरओ के साथ आ जा रहा है। आरओ मैं फिल्टर्ड पानी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसको पीने की बात की जाती है, सो दैट कि उसमें जो इस तरीके के वेस्ट है वो आपका पहले ही निकल जाए, जो पार्टिकल्स वगैरह है। एयर पोल्यूशन की बात करते हो तो अच्छी हवा की बात की जाती है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, स्मोक है, और इंडस्ट्री वगैरह से जो भी चीज़ें निकल रही हैं तो आपकी एयर को गंदा करती हैं।
तो उसके लिए बात की जाती है कि जितना ज़्यादा ग्रीनरी हो, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप समझ रहे हो, तो जो फैक्टर्स होते हैं ना उनसे फिर क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपको बहुत, अब इसमें भी कुछ कुछ ऐसी कन्वेंशंस वगैरह हैं जो उस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के लिए की गई हैं या उसके बारे में बात की गई है। जैसे एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे बातें की जा रही हैं, या वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बातें की जा रही हैं। जैसे अगर इंडिया की रिवर्स है तो उसमें इंडिया की जो बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे मान लीजिए गंदी है या कुछ कुछ लोकेशंस पर वो बहुत गंदी हैं, तो उनको साफ करने के लिए, उनकी क्लींजिंग के लिए जो प्रॉपर जैसे गंगा एक्शन प्लान है, तो ये सब चीज़ें आप देखते हो, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। गंगा एक्शन प्लान क्या है, ये उसी से रिलेटेड तो हो गया ना, बिकॉज गंगा को बचाना है, हमें अपनी रिवर्स को बचाना है। तो ये आपका पॉल्यूशन का चैप्टर हो गया। इसके बाद जो आपका मेन एक चैप्टर लास्ट जो आ जाता है, जो आपको घटना चक्र में देखने को मिलेगा, वो आपका आता है वाटर कंजर्वेशन का। उसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि जो वाटर कंजर्वेशन है ना वो बहुत जरूरी है। मतलब पानी आप देख रहे हो कई जगहों पर ऐसे हालात हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, वहाँ पर आपको पानी बाई करना पड़ता है, वहाँ पर है भी नहीं। तो इतना ही रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आप अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो आप पूरा कर रहे हो, लेकिन आप इस तरह से पूरा कर रहे हो कि जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आपके कल को बच्चे होंगे, आपकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए। तो आपको इस तरह से यूज़ करना है, तो वो सस्टेनेबल हो। जो रिसोर्सेज आप आज यूज़ करो वो सस्टेनेबल रहें। ऐसा नहीं है कि लाइक आपके पास अगर मान लीजिए कोयला 10 किलो है, ठीक है, रॉक्स में, अब वो 10 किलो आपने उसमें से 10 का 10 किलो यूज़ कर लिया, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहा ना। आगे आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है वो 10 किलो कोयला नहीं उसको मिलने वाला है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ों का है। लाइक जो आप जितना भी आज पानी देख रहे हो, इतनी नदियाँ देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, ये लेक्स हैं, माउंटेन्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर पहले ग्लेशियर्स हुआ करते थे, अब वो पिघल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो इसीलिए उसको कंजर्व करने की बात की जाती है। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे अभी डिस्कस की है ना, इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से घूम फिर करके आता है, इसके बाहर से नहीं आता। सोर्स में घटना चक्र रट लेना, मतलब ऑब्वियसली आपने 2-3 बार 4 बार पढ़ रखी है। जितने भी लोग ने पिछली बार एग्जाम दिया था आरओ का या यूपी बिजनेस एग्जाम दिया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ रखी है। इतनी चीज़ों को ढंग से पढ़ लेना, इसके बाद से चीज़ें जनरली नहीं आती हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, एक कोई ना कोई एनवायरमेंटलिस्ट की कोई लिखी हुई बुक आ जाती है, तो जो 2, 4, 5 घटना चक्र में दिए वो, और जो नाम उसमें दिए गए, जो नाम मेंशन है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एक क्वेश्चन आया उसमें एक नाम तो सही था, बाकी 3 नाम गलत थे। वो जो नाम है ना, वो जो ऑप्शन है, उनकी किताबें देख लेना कि कोई अगर पॉपुलर है, क्योंकि हर बार वो रिपीट नहीं करेगा, कर देगा तो आपकी किस्मत है, नहीं करेगा तो वो जो 3 ऑप्शन है ना उनसे क्वेश्चन बन सकता है, उनकी बुक पूछ सकता है। और इसके अलावा वो जो हर चैप्टर जब आप पढ़ोगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ोगे, इकोसिस्टम आप पढ़ोगे, एनवायरमेंट के टाइप्स पढ़ोगे, ओजोन लेयर और ये सब चीज़ें जब भी आप पढ़ोगे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, तो इसमें जो एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं उन्होंने अगर किसी पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया है, कोई टर्म उन्होंने दिया है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, टांसले अगर है तो उन्होंने क्या किया था। ये आपको पर्टिकुलर को 10-12 नाम मिलेंगे, उन 10-12 नाम को अच्छे से रट लेना और उनके कुछ 1-2 बेसिक फैक्ट देख लेना। चांसेस आर वेरी हाई कि अगर 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वो एक तो बेसिक चीज पूछेगा, एक उनका कोई एक लेवल का इनडेप्थ फैक्ट पूछ लेगा। यही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनवायरमेंट में लोग गलत करते हैं। बाकी जितनी चीजें मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो में भी डिस्कस की है ना 10 मिनट में, वो चीजें ऑलमोस्ट इंसान सही करता है, बट एक तो टर्म किसने कॉइन किया था, एक तो ये आता है क्योंकि कई बार ये घटना चक्र के बाहर से भी आ जाता है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत होता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो अलग गलत होता है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंट में आपकी चीजें गलत नहीं होंगी। और एनवायरमेंट में इतनी कमांड बनाइए कि इसको बार बार रिवाइज करके इतना सॉलिड कर लीजिए कि आपको बार बार इसको पढ़ना भी ना पड़े। आप अगर सपोज 2 घंटे भी एनवायरमेंट को देते हो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए, आप उसको रिवाइज कर पाओ, आप रिकॉल कर पाओ कि वट एवर यू हैव स्टडीड, आपका कम से कम वो खत्म है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये था एनवायरमेंट का 13-14 मिनट का वीडियो है। एनवायरमेंट मैंने इसमें डिकोड किया हुआ है। आई होप कि ये भी वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, मुझे भी थोड़ा सा सही लगेगा। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से सेंड टेलीग्राम है। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो अपनी यूट्यूब पर देखा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार।